एवरीवन, हम पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट 3 एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था लाग्रांज थ्योरम्स और इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप। एक सब ग्रुप का या ग्रुप का इंडेक्स क्या होता है इसके बारे में जाना था, जहाँ इंडेक्स की डेफिनेशन दी थी कि किसी भी ग्रुप के कोई सब ग्रुप के नंबर ऑफ कोसेट्स की जो संख्या होती है वही उस सब ग्रुप का क्या कहलाता है, इंडेक्स कहलाता है, सूचकांक कहलाता है। लास्ट यहाँ हमने क्लास खत्म की थी। उससे आगे आज हम साइक्लिक ग्रुप के सब ग्रुप की थ्योरी पढ़ते हैं कि साइक्लिक ग्रुप के सब ग्रुप किस प्रकार होते हैं और इनफाइनाइट ऑर्डर के साइक्लिक ग्रुप के सब ग्रुप कैसे निकाले जाते हैं और फाइनाइट ऑर्डर के साइक्लिक ग्रुप के सब ग्रुप कैसे निकाले जाते हैं। इस बात के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो समझे आप कुछ बातें, कुछ ये कि अगर ग्रुप साइक्लिक है, एक ग्रुप जी है वो साइक्लिक है, तो उसके सारे सब ग्रुप भी क्या होते हैं, साइक्लिक होते हैं। अगर जी साइक्लिक है तो सब ग्रुप भी क्या होते हैं, साइक्लिक होते हैं। इस बात को यहाँ हम सिद्ध कर रहे हैं। ये आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा कि चक्रीय ग्रुप का उपग्रुप। उसमें पहली थ्योरम कि चक्रीय समूह का प्रत्येक उपग्रुप भी क्या होता है, चक्रीय होता है। इस बात को हम प्रूव करेंगे। यानी अगर ग्रुप साइक्लिक तो सब ग्रुप भी क्या होंगे, उसके साइक्लिक होंगे। और बड़ी बात ये कि यहाँ कुछ और भी समझ ले आप बातें। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं कि 50 कोटि का कोई ग्रुप है और अगर वो साइक्लिक है, 50 कोटि का ग्रुप है तो साइक्लिक है, तो सब ग्रुप के जो ऑर्डर होंगे, ये ग्रुप है 50 कोटि का, जो सब ग्रुप हैं वो किस किस ऑर्डर के होंगे, एक ऑर्डर का, दो ऑर्डर का, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ 50 लाग्रांज थ्योरम, तो 1 का, 2 का, 5 का, 10 का, 25 का और 50 का। अभी इस थ्योरम से हम ये भी जानेंगे कि अगर ग्रुप साइक्लिक तो सब ग्रुप भी क्या होंगे, साइक्लिक, और ये भी क्या हो जाएंगे, साइक्लिक। तो यहाँ से आप ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई ग्रुप साइक्लिक है तो उसके प्रत्येक डिविजन का एक ही सब ग्रुप होगा। दोबारा समझ लेना, अगर ग्रुप साइक्लिक है तो प्रत्येक डिविजन का एक ही सब ग्रुप होगा, एक से ज़्यादा नहीं, और वो सारे कैसे होंगे, साइक्लिक होंगे। जितने के जितने सब ग्रुप बनेंगे इसके हर डिवीजन के, वो सब साइक्लिक होंगे। ये भी साइक्लिक होगा और ये भी साइक्लिक होगा। परंतु अगर ग्रुप साइक्लिक नहीं है, जैसे मान लो नॉन आबेलियन है, आबेलियन भी नहीं है, जैसे क्यूएट, आप जानते हो ये कैसा है, 1 - 1 i - i j - j k - k, 8 कोटि का है। ये नॉन आबेलियन ग्रुप है। आप सब ग्रुप देखोगे इसके, तो जैसे एक लिखा मैं H1, वो इस प्रकार का 1, एक H2 लिखा 1 - 1, एक H3 लिखा तो 1 - 1 i - i, एक H4 लिखा 1 - 1 j - j। ऐसे ही H5 भी लिख सकते हो, k और -k का। और एक ये है H5 मिलेगा एक आपको, जो किससे बनेगा, 1 - 1 k और -k, और एक H6 जो मिलेगा ये QAT है। अब ये खुद एक नॉन आबेलियन ग्रुप है और इसके सारे के सारे सब ग्रुप कैसे हैं, जो इसको छोड़कर, यानी उचित मान लो आप, ये प्रॉपर सब ग्रुप जो हैं वो सारे के सारे साइकिल हैं। ग्रुप नॉन आबेलियन है, ये प्रॉपर सब ग्रुप, ये भी साइकिल है, ये भी साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक है और ये भी साइक्लिक है। साइक्लिक के तो सब ग्रुप साइक्लिक होते हैं, परंतु नॉन आबेलियन के भी सारे सब ग्रुप क्या हो सकते हैं, साइक्लिक हो सकते हैं। नॉन आबेलियन भी हो सकते हैं, आबेलियन भी हो सकते हैं। इनमें यहाँ सब ग्रुप की कोई गारंटी नहीं को किस प्रकार का होगा, पर साइक्लिक में सारे सब ग्रुप साइक्लिक होंगे। इस थ्योरम को यहाँ हम क्या करने जा रहे हैं, प्रूफ करने जा रहे हैं। तो देखिए इसका प्रूफमेंट, स्टेटमेंट लिख लो आपके पास, ये थ्योरम फर्स्ट है। चैप्टर 4 यहाँ से आप समाप्ति की ओर है। लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं चक्रीय ग्रुप का सब ग्रुप, और इस पे एग्जाम्पल्स आप साथ में बुक से करते रहें। एक चक्रीय समूह का उप समूह भी क्या होता है, चक्रीय होता है। आप कोई सा भी उठाएं वो चक्रीय होता है। इस बात को हम सिद्ध करना चाहते हैं। तो देखिए सिंपल सा प्रूफ है। माना G एक चक्रीय समूह है, चक्रीय समूह मानना होगा आपको। तो G एक चक्रीय समूह है जिसका जनक, अगर चक्रीय है तो कोई जनक होगा जिसका जनक A है, जिसका जनक A है तथा ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल्स टू क्या मान लिया हमने, इसका मतलब क्या हो गया, अगर A
जी का ऑर्डर n है तो a की पावर n बराबर क्या होगा, e होगा, क्योंकि a का ऑर्डर भी क्या होगा, n होगा चक्रीय समूह के लिए। अब ये सिद्ध करना कि इसका उपग्रुप भी क्या होता है, एक चक्रीय उपग्रुप होता है, इस बात को हम सिद्ध करने जा रहे हैं। तो उपग्रुप लेते हैं और उपग्रुप को किसी एक एलिमेंट से जनरेट करके बताते हैं कि वो भी साइक्लिक है या नहीं। अब माना Hg का कोई स्वेज उपसमूह है, कोई भी रैंडमली आपने क्या उठा लिया, सब ग्रुप। हम क्या सिद्ध करेंगे कि H भी कैसा है, एक चक्रीय है। अब हम सिद्ध करेंगे कि H भी एक चक्रीय समूह है, चक्रीय समूह या उपसमूह है, यह भी एक चक्रीय ग्रुप है। इस बात को हम सिद्ध करने जा रहे हैं। इसका मतलब H चक्रीय कब होगा, जब H भी किसी एक एलिमेंट से जनरेट हो। H के सारे एलिमेंट कहाँ से लिए गए हैं, G से, और G क्या कह रहा है, मेरा जनक A है, तो H में भी सारे एलिमेंट A की पावर के रूप में ही होंगे, A की पावर्स के रूप में ही होगा। तो इसका मतलब यह है कि H के जो एलिमेंट है वो पता नहीं कैसे होंगे, पर इस प्रकार होंगे a स्क्वायर, a क्यूब, a4, और कहीं रुक जाएगा, एक k पे रुकेगा या कहीं भी रुकेगा, उससे बाहर के कहाँ चले जाएंगे। ये G है, G में तो a स्क्वायर, a क्यूब और a की पावर n तक है, और ये बीच में कहीं a की पावर k, और इनको लेकर आपने क्या बना दिया, उपसमूह। ये सिद्ध करना कि इसका भी कोई इनमें से एक जनक है, a है, a स्क्वायर है, a क्यूब है, या कोई ना कोई एक इसका क्या है, जनक है। तो इस बात को सिद्ध कर रहे हैं। तो अब माना m, कोई भी m एक ऐसा न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है ताकि एक की पावर h को चक्रीय सिद्ध करना है। तो पहले h को इसी स्थिति में मान के देख लेते हैं सिंपल वे में। अब यदि Hg हो, खुद हो, या He हो, तो H आप जानते हो G साइक्लिक है, खुद ही दे रखा है, और आइडेंटिटी हमेशा ही एक कोटि का ग्रुप होता है, एलिमेंट का ऑर्डर भी एक, खुद का ऑर्डर भी एक, तो ये तो स्वतः ही क्या होते हैं, साइक्लिक। तो H स्वतः ही चक्रीय होगा, यानी अगर इन दोनों में से कोई होगा तो चक्रीय होगा। अब इन दोनों के अलावा भी ये चक्रीय है, ऐसा हम सिद्ध कर रहे हैं। पुनः यदि H एक उचित, भाई ये दोनों नहीं है, ये दोनों कैसे होते हैं, ट्रिवियल, तुच्छ, उचित उपसमूह है, तो माना स्मॉल m एक ऐसा न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है ताकि एक की पावर m बिलोंग किस में कर रहा है, h। अगर H G या E में से कोई होगा तो स्वतः ही चक्रीय होगा, क्योंकि ये दोनों तो पहले से ही चक्रीय। अब ये मान लिया कि H इनमें से नहीं है, अर्थात कैसा है, एक उचित उपसमूह है। उचित उपसमूह है तो एक m ऐसा न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है ताकि a की पावर m बराबर m किस में बिलोंग करता है, H में, क्योंकि H के सारे अवयव G से है और G में a की पावर n तक जा रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं तक तो रुकेंगे, कोई तो होगा छोटे से छोटा जो इसमें बिलोंग करेगा। माना वो छोटे से छोटा a की पावर m है जो H में क्या करता है, बिलोंग करता है। अब ये सिद्ध करना कि H के सारे एलिमेंट भी किसी एक एलिमेंट से या इसी एलिमेंट a की पावर m से क्या हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं, तो हम ऐसा सिद्ध कर पाएंगे। तो H क्या हो जाएगा, चक्रीय हो जाएगा, जनक कौन हो जाएगा, a की पावर m। यानी मैं ये सिद्ध करने जा रहा हूँ कि H क्या हो रहा है, जनरेटेड बाई a की पावर m, कोई पावर m होगा उससे क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। जैसे
आप एक ग्रुप लें जी चक्रीय 1 माइनस 1 आई और माइनस आई। यहाँ जी आपके पास जनरेट किससे हो रहा है, आइटा से। एक उपग्रुप लिया यानी आइटा से जनरेट हो रहा है, तो जी को ऐसा लिख सकते हो आइटा की घात 1, आइटा की घात 2, आइटा की घात 3, आइटा की घात 4, 4 आइडेंटिटी। एक उपग्रुप लिया H 1 और माइनस 1, ये भी चक्रीय है। अब ये भी किसी से जनरेट होगा। अब ये H इसमें ऐसे एलिमेंट है कि 1 इसकी आइडेंटिटी, 1 इसकी आइडेंटिटी और इसका जनक कौन है, -1। तो 1 को आप कैसे लिखोगे, आइटा की घात 4, आइटा की घात 4 होता है। -1 कौन है, आइटा की घात 2। तो यहाँ H जनरेट किससे हो रहा है, आइटा की घात 2 से, और यहाँ किससे जनरेट हो रहा था, आइटा से। तो अगर ये A से जनरेट हो रहा है तो ये A की कोई ना कोई पावर से जनरेट होगा। माना ये A की पावर m ऐसी है जो इसके अंदर है। अब मैं ये सिद्ध कर दूं कि A की पावर m इसका क्या है, जनक। अर्थात H के सारे एलिमेंट A की पावर m के रूप में लिखे जा सकते हैं। तो A की पावर m H का क्या हो जाएगी, जनक। यानी मुझे H का कोई भी रैंडम एलिमेंट उठाना है मर्जी से और ये सिद्ध करना कि वो इस पावर के रूप में, इस A की पावर m के रूप में क्या किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। तो अब ऐसा मानते हैं कि A की पावर कोई भी एक एलिमेंट है। अब यदि A की पावर S बिलोंग इन H, H का कोई स्वेच्छ अवयव है, तो विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन कलन विधि से, देखो मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं, कोई भी एक एलिमेंट है S, अब इसको m के फॉर्मेट में बनाना है, यानी S m की A की पावर m के रूप में कोई मिलता है। तो विभाजन कलन विधि से मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, S बराबर m³ प्लस r, जहां r कहां से, 0 से लेकर m से छोटा। एल्गोरिथम यही कहता है, डिवीजन एल्गोरिथम। जैसे आपके पास 10 और 3 है तो आप 10 को ऐसा लिख सकते हो 3 गुणा 3 प्लस 1। m आपको पता है ये कोई s है, कोई s छोटा या बड़ा डिपेंड करता है कि अगर शेषफल आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव यानी ये q पे डिपेंड करता है, जहाँ q किसमें है, z। एक पूर्णांक संख्या इस प्रकार की होगी और एक शेषफल जो 0 से लेकर m तक ऐसा होगा। तो S और M के अंदर ऐसा रिलेशंस मिलेगा। अब आप किसको चाहते हो, A की पावर S को, तो दोनों तरफ A लगा दिया, इधर भी आएगा A की पावर m³ प्लस r। इसे प्राप्त करने से पहले आप एक ऐसा कर लें, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, r की वैल्यू प्राप्त कर लेता हूँ। उसे कैसे लिख सकता हूँ, S माइनस m³, r का मान निकले। अब लगा देते हैं A, तो A की पावर r बराबर A की पावर S माइनस m³, ऐसा लिख सकता हूँ। इसके आगे मैं ऊपर लिखूंगा, पहले आप समझ लें इसको एक बार। ये सिद्ध करना कि चक्रीय ग्रुप का उपग्रुप भी क्या होता है, चक्रीय होता है। तो इसके लिए माना एक जी चक्रीय ग्रुप है जिसका जनक A है, कोटि n है, अर्थात A की पावर n बराबर क्या हो जाता है, E। सिद्ध करना कि इसका कोई भी उपग्रुप लोगे वो भी चक्रीय होगा। माना जी इसका उपग्रुप है और हम सिद्ध करेंगे कि H इसका उपग्रुप है, हम सिद्ध करेंगे कि H भी क्या है, चक्रीय। यदि H G या E में से कोई है तो स्वतः ही चक्रीय है। माना इनमें से कोई नहीं है, कोई उचित है, उचित है तो इसका मतलब इसमें आइडेंटिटी के अलावा कुछ 1-2 एलिमेंट एक्स्ट्रा हैं। माना एक एलिमेंट ऐसा है जो A की पावर m बिलोंग किस में कर रहा है, H में। मुझे सिद्ध करना है H चक्रीय, तो H इस एलिमेंट से या किसी एलिमेंट से जनरेट होना चाहिए। तो सारे एलिमेंट इस एलिमेंट की पावर के रूप में लिखे जा सकते हैं, इस बात को सिद्ध कर रहे हैं। इसके लिए एक एलिमेंट उठाया रैंडम A की पावर S जो H में बिलोंग करता है। हमें सिद्ध करना था कि A की पावर S A की पावर m के रूप में लिखा जा सकता है। इसके लिए S और M में पहले रिलेशन बनाई, डिवीजन एल्गोरिथम से आप इन्हें ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ से मैंने R का मान निकाला और A के ऊपर इन्हें ऑपरेट कर दिया। आगे देखिए, इसे इक्वेशन फर्स्ट देते हैं आप। अब देखो, चूंकि A की पावर S किस में है, H का है, ये आपको पता है। A की पावर m भी किसका है, H का, ये हमने न्यूनतम माना था। यहाँ से फिर देखो A की पावर S H में, A की पावर माइनस m भी किस में होगा, H में।
कारण चूंकि H क्या है, उप समूह है, और किसी भी ग्रुप या उप ग्रुप में क्या होता है, प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स। तो a की पावर m का इन्वर्स a की पावर माइनस m वो भी H में होगा। यहाँ से a की पावर s H में, a की पावर माइनस m H में, तो उसका कोई भी पावर करो आप, पावर q लगाई, वो भी किस में आएगा, H में। मैं सिद्ध क्या करना चाहता हूँ कि ये एलिमेंट H का ही है। यहाँ किसको से कह सकते हो आप, समवर्तता से। आप m पे कितनी पावर लगाओ वो वापस किस में आएगा, H में। यहाँ से क्या हुआ, a की पावर s H का, a की पावर माइनस m q भी किसका, H का। फिर समवर्तता गुणधर्म से दोनों पावर को एक साथ लगे तो a की पावर s माइनस m q वो भी किस में मिलेगा, H में। वापस क्या लगा दिया आपने, समवर्तता, दोनों को एक साथ ऑपरेट किया, बीच में जो भी संक्रिया होगी वो ऑपरेट हो जाएगी। यानी ये वैल्यू a की पावर s माइनस एम क्यू किस में है, H में। ये बात सिद्ध कर दी हमने। तो इन दोनों समीकरण से क्या हो गया, समीकरण 1 व 2 से आपको क्या मिला, a की पावर s इज इक्वल्स टू a की पावर s माइनस एम क्यू, ये किस में बिलोंग कर गया, H में। जहां r की वैल्यू 0 से छोटी और m से लेस देन है। अपने को ये मिल गया कि a की पावर r किसका एलिमेंट हो गया, H का, और जहां ये बात सत्य है कि r का मान किससे छोटा है, m से। बट अपन ने तो ये कहा था कि a की पावर m है ना, वो न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है, उससे कोई छोटा ऐसा नहीं है जो a की H में बिलोंग करता है। जब मैंने लिखा था तो ये लिखा था कि अगर H उचित उपसमूह है तो एक कम से कम एक न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक ऐसा होगा जो किस में बिलोंग करेगा, a की पावर m टाइप का H में। तो उससे छोटा कोई H में बिलोंग तभी कर सकता है जब इस r का मान क्या हो, 0। तो यहाँ से ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, परंतु m न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है, m एक ऐसा न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है ताकि a की पावर m किस में बिलोंग करे, H। इससे कोई छोटा है ही नहीं जो बिलोंग करे। और यहाँ क्या आ रहा है, उससे छोटा r, m से छोटा r जो इसमें बिलोंग कर रहा है। तो ये बात तभी संभव है, अतः a की पावर r बिलोंग इन H तभी संभव है। कब संभव है ये, जब r इज इक्वल टू क्या हो, 0। इस r की वैल्यू 0 हो जाएगी तो a की पावर 0 बराबर क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी तो हमेशा क्या होती है, ग्रुप और सब ग्रुप में सेम होती है। r बराबर 0 हो या a की पावर 0 बराबर क्या हो, e हो, तो ही ये H में बिलोंग कर सकता है, अदरवाइज ये H में बिलोंग नहीं करेगा। इसलिए क्या मिलेगा आपको, ये आप यहाँ से देखोगे, इसलिए r बराबर s माइनस एम क्यू से r बराबर 0 पर क्या मिलेगा, इसको मिटा देता हूँ। r बराबर 0 पर क्या हो जाएगा, s माइनस एम क्यू बराबर 0, और यहाँ से s बराबर क्या हो जाएगा, एम क्यू, और यहाँ से a की पावर s बराबर क्या हो जाएगा, a की पावर m और उसकी पावर q। ये किस में बिलोंग कर रहा है, H में। और यहाँ से आप देख रहे हो कि ये a की पावर s एक स्वेच्छ अवयव था जिसको a की पावर m की पूर्णांक घात के रूप में क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। अर्थात h के सारे अवयव a की पावर m के रूप में लिख सकते हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा, जनक। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके आगे का मैं यहाँ लिख देता हूँ। अतः H के स्वेच्छ अवयव a की पावर s को a की पावर m की पूर्णांक घात के रूप में लिखा जा सकता है। और इसलिए क्या हो गया, अतः H जनरेटेड बाई a की पावर m, यही है। जबकि G किससे जनरेट हो रहा था, A से। इसका मतलब क्या हो गया, H भी एक चक्रीय समूह है, चक्रीय उपसमूह है या समूह है।
तो चक्रीय ग्रुप का प्रत्येक उपग्रुप भी क्या होता है, चक्रीय होता है। ये बात हमने यहाँ सिद्ध कर दी कि आप कोई ग्रुप लोगे और अगर वो साइक्लिक है तो आप उसका कोई सा भी सब ग्रुप बनाओ, वो हमेशा वो भी क्या होगा, साइक्लिक होगा। रैंडमली आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से एक बात समझ में आ गई कि एक ग्रुप साइक्लिक है तो सब ग्रुप भी उसका क्या होगा, साइक्लिक होगा। ये समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो दोबारा देख लेना एक बार। लास्ट में हमने क्या किया था कि ए की पावर एस इस प्रकार किया था कि r बराबर s माइनस एम क्यू, ए की पावर r बराबर ए की पावर s माइनस एम क्यू। अब मुझे ये सिद्ध करना था कि ये h के ही एलिमेंट है। ये ए की पावर r h का कब होगा, जब ये h का हो। इसे h करने के लिए देखो, ए की पावर s h का, ए की पावर m h का। H सब ग्रुप है तो माइनस इसका इन्वर्स भी क्या होगा, H में होगा। समवर्ता गुणधर्म से उस पर कोई भी पावर लगाएं, कोई भी पूर्णांक पावर लगाए, वो भी किस में बिलोंग करेगा, H में। पुनः समवर्ता से ए की पावर s माइनस एम क्यू, ये भी किस में बिलोंग करेगा, H में। दैट मीन्स ए की पावर r किसके अंदर बिलोंग कर गया, H में, जहाँ r की वैल्यू 0 से लेकर m से छोटी है। ए की पावर m ऐसा था कि वो न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक m के लिए किस में बिलोंग करता था, H में। उससे छोटा कोई और था ही नहीं। जबकि यहाँ कौन आ रहा है, r ऐसा आ रहा है जो s से m से क्या है, छोटा। तो ये तो पॉसिबल तभी है जब r की वैल्यू क्या हो जाए, 0। r की वैल्यू जैसे ही 0 करोगे तो s का मान क्या हो जाएगा, mq। इसका मतलब a की पावर s बराबर a की पावर m की होल पावर q हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, मैं इस एलिमेंट h को इसकी पावर के रूप में प्राप्त कर सकता हूँ। और ये मेरा रैंडम एलिमेंट था, यानी मैंने मर्जी से उठाया था। ऐसे में कोई भी उठाऊंगा तो इसकी कोई q की जगह कुछ और पावर आएगी। और इसका मतलब ये हुआ कि सारे एलिमेंट a की पावर m से क्या किए जा रहे हैं, जनरेट किए जा रहे हैं। और ये इसका क्या है, जनक है किसका, उपग्रुप H का। जबकि G का जनक A था, इसका मतलब H भी क्या हो गया, ये साइक्लिक ग्रुप। आ गया होगा ये समझ में। ये थ्योरम फर्स्ट थी। थ्योरम सेकंड देखें आप। छोटी सी थ्योरम है, एक सेकंड। चक्रीय ग्रुप का उपसमूह है, ये हम पढ़ रहे थे। देखो आगे सेकंड थ्योरम, सिंपल सा स्टेटमेंट मैं यहां लिख रहा हूं। प्रत्येक अपरिमित चक्रीय समूह के उचित उपसमूह भी प्रत्येक अपरिमित चक्रीय समूह के उचित उपसमूह भी अपरिमित होते हैं, अपरिमित होते हैं, अपरिमित और साथ में चक्रीय भी होते हैं। ये हमें सिद्ध करना था। भाई कोई ग्रुप चक्रीय है तो उसका जो उपग्रुप है, और अगर ग्रुप इनफाइनाइट है तो ग्रुप भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। इस बात को हमें सिद्ध करना था। कैसे देखो, जैसे मान लो Z प्लस आपने ग्रुप ले लिया, ये इनफाइनाइट ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है, -3 -2 -1 0 1 2 3 इस प्रकार चल रहा है। आप इसका कोई भी सब ग्रुप बनाए, कोई भी सब ग्रुप, जैसे 2Z बनाया, 3Z बनाया, 4Z बनाया, कोई सा भी NZ बनाया, ये सारे के सारे 2Z बनाएगा तो -6 -4 -2 0 2 4 6, ये भी इनफाइनाइट ऑर्डर का है। ये सब इनफाइनाइट ऑर्डर के हैं। इनमें से कोई भी फाइनाइट ऑर्डर का नहीं है। फाइनाइट ऑर्डर का केवल और केवल कौन है, कोई भी H = 0 आइडेंटिटी का। अब मैंने यहाँ लिखा है कि उचित उपसमूह, उचित उपसमूह हमेशा क्या होते हैं, इनफाइनाइट ऑर्डर के होते हैं। जैसे आप कॉम्प्लेक्स का ग्रुप ले लो, चक्रीय नहीं है, नॉन साइक्लिक की भी बात करें तो भी सही होती है बात। ये है, अब इसके सब ग्रुप बनाओगे R Q प्लस के लिए, ये भी इनफाइनाइट ऑर्डर के हैं, या इवन ऑर्डर का पॉजिटिव नंबर्स का, केवल आप ऐसे ले लें 2 4 6, ये इसमें से 2 4 6, ये इवन ऑर्डर का, ये भी इसमें बिलोंग करता है। ये सब इनफाइनाइट ऑर्डर के हैं। इसमें फाइनाइट ऑर्डर का कौन है, केवल 0। तो जो प्रॉपर सब ग्रुप है ना इनफाइनाइट ऑर्डर के, वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। इस बात को हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। सिंपल सा प्रूफ है, आप बुक से भी देख सकते हैं और जनरली मैं प्रूफ कर देता हूँ।
देखो प्रत्येक अपरिमित चक्रीय समूह है, तो पहले तो ये मान लो कि कोई एक अपरिमित चक्रीय समूह है, माना G एक अपरिमित चक्रीय समूह है। कोई जनक होगा जिसका जनक ए है, इनफाइनाइट साइक्लिक ऑर्डर है जिसका जनक क्या मान लिया हमने, एक एलिमेंट ए मान लिया, अर्थात G कैसा है, G इज जनरेटेड बाई ए से जनरेट हो रहा है, ए इसका जनक है। सिद्ध क्या करना है कि इसका जो प्रॉपर सब ग्रुप है वो भी कैसा है, इनफाइनाइट है, इस बात का उसका ऑर्डर भी क्या है, इनफाइनाइट है, ये सिद्ध करना है। अब माना एच जी का एक उचित उपसमूह है, एच जी का एक क्या है, प्रॉपर सब ग्रुप है। तो हम जानते हैं, अभी हमने सिद्ध किया कि अगर ग्रुप साइक्लिक तो सब ग्रुप भी क्या होंगे, साइक्लिक। तो हम जानते हैं कि एच बी एक चक्रीय समूह होगा, एच बी एक साइक्लिक होगा, माना एच इज जनरेटेड बाई ए एम, यानी एच का जनक कौन है, ए की पावर एम, जस्ट पिछली थ्योरम से जैसे किया वैसे, यानी जहां ए एम जो है जी से उठाया एच का जनक है, एच में है पर कहां से लिया, जी से, वो एच का जनक मान लिया। तो यहाँ ये बात हमने कह दी कि जी एक इनफाइनाइट ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है, वो ए से जनरेट हो रहा है, एच कोई भी रैंडम उसका सब ग्रुप है जो प्रॉपर सब ग्रुप है, और जब ये साइक्लिक तो ये भी साइक्लिक होगा, ये जस्ट पिछली थ्योरम में हमने कर लिया, वहाँ फाइनाइट इनफाइनाइट ऑर्डर का मैंने कोई प्रॉपर बात नहीं की थी। तो इनफाइनाइट ऑर्डर के लिए भी वो ट्रू था कि इनफाइनाइट ऑर्डर के साइक्लिक ग्रुप के भी सब ग्रुप साइक्लिक होते हैं, फाइनाइट ऑर्डर के भी। और यहाँ जैसे ही हमने H को साइक्लिक लिया तो वो किसी ना किसी से जनरेट होगा, माना वो किससे जनरेट हो रहा है, ए की पावर m से। सिद्ध क्या करना है कि H का ऑर्डर भी क्या है, फाइनाइट है, इस बात को सिद्ध करने जा रहे हैं। अब यदि उल्टा मानते हैं, ये मान के चलते हैं H का ऑर्डर इनफाइनाइट सिद्ध करना है, तो ये मानते हैं कि संभव है, तो माना H का ऑर्डर क्या है, फाइनाइट। देखो क्या होता है ऑपरेशन। अब यदि संभव है तो माना H की कोटि परिमित, और उसको नाम देता हूं कुछ K है, फाइनाइट है और कैसी है, K है, कोई भी K मान लो या N मान लो, क्योंकि N दिया नहीं हमने तो सिंपली N मान लेते हैं। संभव है तो माना H की कोटि परिमित और क्या है, N है, यानी ऑर्डर ऑफ H क्या मान लिया हमने, N। इसका मतलब क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए की पावर m भी बराबर क्या होगा, n, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप में जनक का ऑर्डर और ग्रुप का ऑर्डर भी क्या होता है, समान होता है। इससे आपको क्या मिलेगा, ए की पावर m की होल पावर n बराबर क्या मिलेगा, e क्या है, तत्समक अवयव। यहाँ से क्या मिलेगा, ए की पावर mn बराबर क्या मिलेगा, e। यहाँ से आपको क्या मिला कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो mn से क्या है, लेस देन है। ये बात मिल गई कि एक के ऊपर कोई पावर लगा रहा हूं और आइडेंटिटी आ रही है, यहाँ क्या है, ई जी का या एच का, दोनों एक ही बात होती है, तत्समक अवयव है। अब यहाँ से क्या मिला कि एक के ऊपर कोई पावर लगाने से वो ई आइडेंटिटी आ रही है, इसका मतलब एक का ऑर्डर इस पावर mn से क्या है, लेस देन इक्वल। इसका मतलब क्या मिला कि एक की कोटि, m और n तो पूर्णांक है, एक की कोटि परिमित है, और ए तो क्या कह रहा है, मैं जनक हूं जी का। इसका मतलब क्या हुआ, इसके आगे यहाँ लिख देता हूं कि जी की कोटि परिमित है, इससे ये मिल गया। जैसे ही ए की कोटि फाइनाइट हो गया तो जी की कोटि भी क्या हो गई, फाइनाइट, क्योंकि ए जी का जनक है, जो कि संभव नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया।
और ये संभव नहीं है, तो गलती कहाँ की हमने, कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ किया हमने कि ये संभव है तो माना कि एच की कोटि परिमित n है, ये परिमित नहीं अपरिमित है। तो अतः अपरिमित ग्रुप, अपरिमित चक्रीय ग्रुप G के उपसमूह H की कोटि भी अपरिमित है। अगर G की कोटि इनफाइनाइट है तो H की कोटि भी क्या है, इनफाइनाइट। कभी पूछा नहीं गया है, सिंपल थ्योरम थी इसलिए नहीं पूछा गया, बाकी पूछी जा सकती है, छोटी सी थ्योरम है। तो ये सिद्ध कर दिया कि इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसका सब ग्रुप भी क्या होगा, इनफाइनाइट ऑर्डर का होगा, साइक्लिक तो होगा ही होगा, मोरोवर वो इनफाइनाइट भी होगा। यानी आप ऐसी कोशिश नहीं कर सकते कि एक इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप ले लें, वो साइक्लिक है, और फिर उसमें फाइनाइट ऑर्डर के सब ग्रुप ढूंढने की कोशिश करें और वो भी साइक्लिक, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इनफाइनाइट ऑर्डर के ग्रुप के सब ग्रुप भी इनफाइनाइट ऑर्डर के ही होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट उनमें भी इनफाइनाइट होंगे। हाँ, ये बात अलग है कि वो काउंटेबल या अनकाउंटेबल है या नहीं। काउंटेबल, आप अनकाउंटेबल सब ग्रुप में से काउंटेबल सब ग्रुप छाट सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि फाइनाइट आप छाट पाएँ। सही है बात, समझ में आ गई होगी, लिख लिया होगा। एक थ्योरम और कर लेते हैं, छोटी सी हम आज की लास्ट थ्योरम, ताकि कल हम इसे कंप्लीट कर पाए। देखो नेक्स्ट एंड थ्योरम थर्ड, बुक से स्टेटमेंट लिख लें। तो थ्योरम थर्ड का स्टेटमेंट इस प्रकार है, मैंने राइट कर दिया है, देखो, यदि अवयव A से जनित चक्रीय समूह G का समूहांक n है तो सिद्ध कीजिए कि A की पावर m भी क्या होगा, G का जनक। यदि और केवल यदि m और n क्या हो, सापेक्षिक अभाज्य कोप्राइम हो। क्या कह रहा है कि एक ग्रुप G है और उसका जनक कौन है, A। अब ये कह रहा है कि G का जनक A की पावर m भी होगा, और G का ऑर्डर दे रखा है यहाँ, एंड ऑर्डर ऑफ G जो आपको दे रखा है वो n दे रखा है। अब ये कह रहा है कि ये जनक है, इससे जनरेट हो रहा है, ये भी जनक होगा कब, जब ये m और n, एक तो ऑर्डर ऑफ G वाला n और ये A की पावर m वाला m, ये दोनों क्या हों, सापेक्षिक अभाज्य, अर्थात इनका मैस है जो HCF है वो क्या है, एक है। सापेक्षिक अभाज्य कोप्राइम की थ्योरी मैंने आपको बताई थी, जैसे 5 के साथ कोप्राइम कौन है, 5 से छोटे, 4 भी कोप्राइम है क्योंकि दोनों का मैस है, एक है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है। फिर 4 के साथ देखोगे तो 4 के साथ 3 भी है, 2 नहीं है क्योंकि इनका में से 1 है, 2 और 4 का में से कितना है, 2, तो ये कोप्राइम नहीं है। तो ये कोप्राइम आप जानते हो, सापेक्षिक अभाज्य, आइलर 5 फंक्शंस के बारे में हमने इन्हें पढ़ा था। तो ये कह रहा है कि ग्रुप है, एक उदाहरण से और समझो इसे। जैसे आपको एंट्रेंस में एक क्वेश्चन आया था 2015 में कि a स्क्वायर a³ a4 a5 a6 a7 a8 इज इक्वल टू e। सेम ऐसे ही क्वेश्चन था। ये एक ग्रुप है जो इन एलिमेंटों से मिलकर बना हुआ है। a स्क्वायर a³ a4 a5 और a8 करते ही क्या आ जाता है उसमें, आइडेंटिटी। यहाँ ऑर्डर ऑफ G कितना है, 8 है, और वही किसके इक्वल है, ऑर्डर ऑफ 1 है। तो ये पूछ रहा था कि G के जनक हैं, G के जनक होंगे, कौन कौन होंगे G के जनक, देख सकते हो आप। A तो है ही क्योंकि A की कोटि 8 है। फिर देखो a स्क्वायर, एक बार ऑपरेट करोगे a स्क्वायर, 2 बार करोगे a4, 3 बार करोगे a6 और चौथी बार करते a8 बराबर 4। तो a का ऑर्डर 8 है, a स्क्वायर का ऑर्डर कितना है, 4। a क्यूब को देखो, 1 टाइम ऑपरेट करोगे a क्यूब, 2 टाइम करोगे a6 a9। अब ऑपरेट करने का मतलब पावर्स ऐड हो जाएंगी। a12 4 टाइम, a12 का मतलब a4, इसका मतलब a और इसका मतलब a4। फिर a15 8 पे क्या आ जाता है, आइडेंटिटी, और 8 के साथ 15 तो a7। फिर a18
A18 का मतलब क्या हो गया, 8 और 16 ए स्क्वायर। फिर A21, इसका मतलब क्या हो गया, A21 यानी 7 8 और 16 और 16 5 21 A5। और A24 ये क्या आ जाएगा, A8 यानी E। ये आपके पास A6 था ही और ये A3 था। इसमें देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको सारे मिल गए, A स्क्वायर, A क्यूब, A4, A5, A6, A7 और A8 पे आपका आइडेंटिटी आ गई। यानी A क्यूब का ऑर्डर कितना है, 8। A4 का निकालोगे तो A4 और दोबारा करोगे A8 यानी 2। A5 का निकालोगे तो ये 8 ही आएगा, आप चेक कर लेना भले। फिर A6 का निकालोगे तो 6 12 36 18 24 यानी 4। A7 का निकालोगे ये 8 ही आएगा और A8 तो आपके पास आइडेंटिटी है, A8 यानी आइडेंटिटी, इसका ऑर्डर 1 आएगा। अब देखो ग्रुप का ऑर्डर 8 है और A का ऑर्डर 8 है, तो इसके अलावा किस किस का ऑर्डर 8 है, इसके अलावा एक तो A क्यूब का ऑर्डर 8 है, एक A5 का है, एक A का था और एक A7 का था। यानी 8 के साथ कोप्राइम कौन है, A7, A5, A3 और A। और वो देख सकते हो आप, 8 का जो आइलर 5 फंक्शन से 5 ऑफ 8 निकालोगे वो कितना आएगा, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 को आप 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2 8 माइनस 4 यानी 4। और वो कौन कौन से हैं, 4, 1 है, 3 है, 5 है और 7 है। इसका मतलब इन पावर्स से जो एलिमेंट बनेंगे यानी A क्यूब, A5 और A7 वो सारे के सारे इस ग्रुप जी के क्या होंगे, जनक होंगे। ये इस थ्योरम में हमें सिद्ध करना है। ऐसा ही काम हमने चैप्टर 2 में भी किया था। वहाँ ये थ्योरम इस प्रकार थी कि सिद्ध कीजिए कि अगर एक एलिमेंट की कोटि n है तो एक एलिमेंट की कोटि, एक ऐसे थी वो थ्योरम कि एक की कोटि n है तो एक की पावर m की कोटि भी n ही होगी। कब, जब n और n क्या हो, सापेक्षिक अभाज्य। ये थ्योरम सेम ऐसे ही वहाँ थी, वहाँ एलिमेंट के कोटि से काम कर रहा था और यहाँ ग्रुप की कोटि के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ चक्रीय ग्रुप के अंदर आ गया। समझ में आ गया होगा ये बात। आप कोई भी उदाहरण लेकर आप उसके जनक याद कर सकते हैं। अगर एक जनक दे दिया जाए तो, यानी किसी ग्रुप का एक जनक आपको दे दिया जाए तो बाकी सारे जनक आप आसानी से निकाल सकते हैं उस जनक की पावर्स लगा लगा के। जैसे और उदाहरण देख लो, G इज इक्वल टू 1 माइनस 1 आई माइनस आइटा माइनस आइटा। इसका जनरेटर कौन है, आइटा, क्योंकि आइटा का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ आइटा कितना है, 4, जो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है। इसका मतलब इसे आप ऐसे लिख सकते हो, आइटा स्क्वायर, आइटा क्यूब, आइटा की पावर 4, जो कौन हो गया 1, यही जी है। अब 4 के साथ कोप्राइम कौन है, 4 के साथ आपके पास कोप्राइम है 3, आइटा की पावर 4 बराबर 1 आ गया। ये इसके साथ कोप्राइम कौन है, 3 है और ये है ही 1 और 3, तो इसके जनक कौन होंगे, एक आइटा की पावर 1 और एक आइटा की पावर 3। आइटा की पावर 1 तो आइटा ही है, आइटा की पावर 3 क्या है, माइनस आइटा। यानी इस ग्रुप के जनक एक तो कौन है, आइटा और एक माइनस आइटा, ये पावर 1 का, ये पावर 3 का, जो 4 के साथ कोप्राइम है। तो 5 और 4 का मान भी 2 ही होता है, तो वैसे भी आप देख सकते हो कि कितने जनक हैं इसके, 2। तो प्रूव करते हैं। देखो बोथ साइडेड इसे प्रूव करना है। एक बार नेसेसरी कंडीशन, फिर सफिशिएंट भी इसे प्रूव करना है। नेसेसरी कंडीशन में ये मान लेता हूं कि एक ग्रुप G है और A से जनरेट हो रहा है, उसका ऑर्डर n है, और फिर ये मान लेते हैं कि A की पावर m भी क्या है, G का जनक है, और ये सिद्ध कर देते हैं कि m और n क्या है, सापेक्षिक अभाज्य। तो नेसेसरी कंडीशन माना A से जनित n कोटि या n समूहांक, एक ही बात है, n कोटि के चक्रीय ग्रुप G के लिए A की पावर m भी G का जनक है। ये बात मान ली कि
जो ए जनक है जी का, उसके लिए ए की पावर एम भी जी का क्या है, जनक। सिद्ध क्या करेंगे कि एम और एन क्या है, सापेक्षिक अभाज्य। अब हम सिद्ध करेंगे, रूढ़ बोल दो, सापेक्षिक अभाज्य बोल दो, या परस्पर अभाज्य बोल दो, सिद्ध करेंगे कि एम व एन सापेक्षिक अभाज्य। इस बात को सिद्ध करा जाए। चूंकि g जनरेटेड बाय ए की पावर m, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो g के एलिमेंट हैं वो किस प्रकार लिखे जा सकते हैं, a की पावर m, कोई भी और पावर ले लेते हैं, a की पावर m l, जहाँ l किस में है, z में। a की पावर m कि l में रूप में लिखे जा सकते हैं। यहाँ n ऑलरेडी दे रखा था इसलिए मैंने n नहीं लगाया। यानी प्रत्येक एलिमेंट को आप इस प्रकार लिख सकते हो कि a की पावर m और उसके ऊपर पावर l लगाकर उसे प्राप्त कर सकते हो lz का कोई भी इंटीजर पूर्णांक है। सिद्ध क्या करना है कि m और n सापेक्षिक अभाज्य। अब कुछ बातें समझो, दो संख्याएं, एक m और एक n सापेक्षिक अभाज्य कब होती है, जब उनका मैसे 1 है। और कोई दो संख्याओं का मैसे 1 आता है, इसका मतलब जैसे 3 और 5 का मैसे 1 आता है, तो 100% दो पूर्णांक ऐसे होते हैं, जैसे 3 को 2 से गुणा करूँ, 5 को -1 से गुणा करूँ, तो क्या आएगा, 6 - 5 = 1। कोप्राइम तभी होते हैं, m और n कोप्राइम होते हैं। तो यूक्लिड का एक प्रमेय है, ये आपके पास बीएससी सेकेंड ईयर में थी, ये m और n कोप्राइम होंगे जब दो पूर्णांक x और y, कोई भी नाम दे दो उन्हें, x और y इस प्रकार का है ताकि mx + ny बराबर क्या हो जाए, 1। अगर इस थ्योरी को आप प्रूव कर पाओगे तो m और n क्या हो जाएंगे आपके पास, सापेक्षिक अभाज्य। ये थ्योरम आपके क्लास 10th में भी थी। तो मुझे ये सिद्ध करना है कि m और n के लिए mx + ny = 1 है। तो देखिए हम, अब यदि a बिलोंग इन G है तो देयर एग्जिस्ट कोई x z में सच दैट, z में कोई x, z का मतलब पूर्णांकों में, x z में ऐसा जरूर होगा सच दैट a = a की पावर m की पावर x। अगर a g का एलिमेंट है तो उसके लिए भी कोई ना कोई पावर होगी। यहाँ l ने होकर मान लिया कौन सी x है, ताकि वो a को जनरेट कर रही है, इसे a की पावर mx भी लिख सकते हो आप। सही है। यहाँ से क्या मिला, अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, a बराबर a की पावर mx, मैं डॉट e लगा दूँ, कोई फर्क, वही वैल्यू आएगी। जहाँ e क्या है, g का तत्समक है, e बिलोंग इन g का तत्समक है। डॉट का मतलब जो भी संक्रिया है। अब संक्रियाओं की बात हम करते नहीं है, क्योंकि जो भी ग्रुप की संक्रिया होगी वो लग जाएगी। मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ क्या, a की पावर mx, और आइडेंटिटी को मैं a की पावर n लिख दूँ, क्योंकि इसकी कोटि a से जनित n कोटि का चक्रीय ग्रुप है। कारण है क्योंकि G इज जनरेटेड बाय A एंड ऑर्डर ऑफ A = n, तो a की पावर n बराबर क्या हो गया, e। तो आइडेंटिटी को ऐसा लिख सकता हूँ। और यहाँ से a और a की पावर mx और a की पावर n और उसके ऊपर पावर y लगा दो आप, तो क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि e और e की पावर y बराबर ही होते हैं। और e का मतलब क्या है, या ऐसे कह दो a की पावर n बराबर a की पावर n की पावर y। a की पावर n कौन है, आइडेंटिटी। मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, a बराबर a की पावर mx और a की पावर ny। यहाँ से आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, a उसकी पावर तो 1 ही है, इधर a की पावर आधार समान होने पे घातें ऐड हो जाएगी, a की पावर mx + ny। इसका मतलब क्या हुआ, 1 = mx + ny। आधार समान होने पे घातें भी इक्वल होगी। इसका मतलब ये हो गया कि mx + ny = 1 है। दैट मीन्स HCF ऑफ m एंड n क्या है, 1। ये बात आप आसानी से कह सकते हैं। और यहाँ से आपको क्या मिल गया कि m व n सापेक्षिक अभाज्य है। यही हमें सिद्ध करना था। क्या माना, ये नेसेसरी कंडीशन हमने की कि
ये इस प्रकार का ग्रुप है, चक्रीय ग्रुप, जिसका जनक ए है और साथ ही ए की पावर एम भी जी का क्या है, जनक। अब ए की पावर एन भी जी का जनक हमने माना, तो ये सिद्ध करना है कि ये एम और एन ऐसे हैं जिनका मैस है या HCF 1 है, अर्थात वो कैसे हैं, सापेक्षिक अभाज्य विद कोप्राइम। ये बात हमने मान लिया कि ए की पावर एम भी जी का जनक है। इस बात को सिद्ध करने जा रहे थे, एम और एन सापेक्षिक अभाज्य, चूंकि जी जनरेट हो रहा है ए की पावर एम से, माना है क्योंकि ये भी जनक है। इसका मतलब सारे एलिमेंट ए की पावर एम के रूप में लिखे जा सकते हैं, ए की पावर एम की पावर के रूप में लिखे जा सकते हैं। अब जैसे ही मैंने ए जी का उठाया, ये भी कोई एलिमेंट है और वो जनक ही है, वो भी किसी ना किसी पावर से, माना वो कौन सी पावर से, देयर एग्जिस्ट एक्स इन जेड, ताकि वो क्या मिल रहा है, ए की पावर एम एक्स से मिल रहा है। अब ए की पावर एम एक्स हो गया, इंटू ई लगाओगे तो ई आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी से आपके पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आइडेंटिटी से किसी को भी ऑपरेट करूँ। ई की वैल्यू में ए की पावर एन लिख सकता हूँ क्योंकि जी की कोटि कितनी है, एन, और ए की पावर एन की पावर वाई यानी ई की पावर वाई, आइडेंटिटी की पावर वाई, आइडेंटिटी में तो कितनी पावर लगाओ वही आएगी। तो यहाँ से ये हो गया, जहाँ वाई और एक्स और वाई पूर्णांक है, यहाँ ये देख लेना, जहाँ वाई किस में है, जेड में। तो इस प्रकार लिख सकते हैं, आधार समान पे घातें ऐड होगी, दोनों आधार समान है तो पावर्स भी इक्वल होंगी, तो mx प्लस एन वाई बराबर 1 हो गया। इसका मतलब इन दोनों का HCF 1 हो गया, और HCF 1 होते ही ये क्या हो गया, सापेक्षिक अभाज्य। अब अपोजिट पोर्शन में ये क्या करना है हमें कि m और n को सापेक्षिक अभाज्य मानते हुए इस बात को सिद्ध करना है कि a की पावर m भी g का क्या है, जनक है। तो इसका उल्टा भाग, सफिशिएंट कंडीशन। ये मान के चले कि आपके पास ये कैसे हैं, m और n सापेक्षिक अभाज्य है और a जी का जनक है। ये सिद्ध करना है कि a की पावर m भी जी का जनक होगा। a की पावर m जी का जनक कब होगा, जब a की पावर m जी का जनक कब होगा, जब g के सारे एलिमेंट किससे प्राप्त किए जा सके, a की पावर m से। ये बात ही सिद्ध करनी है हमको कि a जनक है, ये दे रखा है, और m और n कोप्राइम है, ये भी दे रखा है। सिद्ध क्या करना है कि g a की पावर m से भी जनरेट हो रहा है, यानी सारे के सारे एलिमेंट इसी के रूप में भी लिखे जा सकते हैं। इस बात को हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि एक उपग्रुप H ऐसा बना रहे हैं जो a की पावर m से जनरेट हो रहा है, क्योंकि चक्रीय ग्रुप का तो प्रत्येक उपग्रुप भी क्या होता है, चक्रीय। तो a की पावर m इसका कोई एलिमेंट है तो H इससे जनरेट होगा। अब मैं ये सिद्ध कर दूं कि ये g किसके इक्वल है, h के, तो मेरा काम हो जाएगा। यानी h माना जो किससे जनरेट हो रहा है, a की पावर m से, और जैसे ही h को g के इक्वल सिद्ध कर दूंगा तो g किससे जनरेट हो जाएगा, a की पावर m से। तो देखें प्रूफ, माना n कोटि का, n समूहांक या कोटि का चक्रीय समूह g के लिए A जनक है, A जनक है तथा M व N दो ऐसे पूर्णांक है ताकि HCF ऑफ M और N इज इक्वल टू 1, अर्थात m व n सापेक्षिक अभाज्य है। ये बात हमने मान ली। सिद्ध क्या करेंगे, इस बात को सिद्ध करेंगे कि a की पावर m भी क्या है, एक g का जनक। तो ये लिख देते हैं। अब हम सिद्ध करेंगे, कि a की पावर m भी g का जनक है। m जो पूर्णांक है उसके लिए a की पावर m भी क्या है, g का जनक। देखो
यहाँ से लिखता हूँ, चूँकि ए की पावर m g का एलिमेंट तो है, जनक है या नहीं ये बाद की बात है, एलिमेंट तो है, ए की पावर m g में है, तो अतः माना एक उपसमूह H ऐसा है ताकि H जनरेटेड बाई ए की पावर m, एक उपसमूह H ऐसा है जो किससे जनरेट हो रहा है, ए की पावर m से, यानी इसके सारे एलिमेंट ए की पावर m की पावर्स के रूप में लिखे जा सकते हैं। पुनः ये भी पता है हमें, चूंकि HCF ऑफ m और n इज इक्वल्स टू क्या है 1, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट दो नंबर x और y z पूर्णांक ऐसे होंगे सच दैट mx प्लस ny इज इक्वल्स टू 1। ये 1 होगा, अगर वो ये है तो वो कोप्राइम होते हैं और कोप्राइम है तो ये होता है, ये हम जानते हैं। तो अब एक एलिमेंट ले लेता हूँ एज इन जी के लिए, मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ए की पावर 1 इज इक्वल्स टू ए की पावर एम एक्स प्लस एन वाई। मैंने दोनों तरफ इस पे ए ऑपरेट कर दिया और उसको पहले लिख लिया। यहाँ से आगे देखो, ए की पावर 1 इज इक्वल्स टू ए की पावर एम एक्स डॉट ए की पावर एन वाई, ऐसा लिख सकता हूँ। यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ए की पावर 1 इज इक्वल्स टू ए की पावर एम एक्स डॉट ए की पावर एन की पावर वाई। आगे का यहाँ लिख देता हूँ कुछ बचा हुआ भाग। यहाँ से आगे देखो, ए की पावर 1 इज इक्वल्स टू ए की पावर एम एक्स और ई की पावर वाई, ऐसा लिख सकता हूँ, कारण चूंकि ए की पावर एन बराबर क्या है ई। ये तो मान के ही चले हैं कि एन कोटि का चक्रीय समूह है और जनक कौन है ए, तो ए की पावर एन बराबर तो ई आइडेंटिटी होगा ही होगा। हमें तो सिद्ध करना है ए की पावर एन भी जनक है। यहाँ से क्या मिला आपको, ए की पावर 1 इज इक्वल्स टू ए की पावर एम एक्स, और ऐसा मिलते ही तो आपको क्या मिल गया कि इसे आप ऐसा लिख सकते हो, ए की पावर एम होल पावर एक्स, और ये किस में बिलोंग कर जाएगा, एच में। मैंने क्या माना, एच ऐसा है जो ए की पावर एम से जनरेट हो रहा है, और इसका मतलब ए की पावर एम पे कोई पावर लगाओगे वो किस में जाएगा, एच में। ए जी में लिया था और ए किस में मिल गया, एच में, अर्थात क्या हो गया कि फॉर एवरी, ए रैंडम था, एवरी ए जी में है वो किस में है, ए एच में, और यहाँ से क्या मिल गया, जी सबसेट ऑफ एच। मुझे क्या सिद्ध करना है कि जी और एच बराबर है। बराबर कब होंगे, जब एक बार एच जी का सबसेट हो जाए और एक बार जी एच का सबसेट हो जाए। तो पहले जी एच का सबसेट करने के लिए पहले एक एलिमेंट जी में लिया, और जी के एलिमेंट से हमें क्या मिल गया, वो एच में मिल गया, और यहाँ से आपको पास ये पता लग गया कि जी सबसेट किसका है, एच का। ये समझ में आया होगा, दोबारा देख लेना। ये सिद्ध करना कि ये कोप्राइम दिए हुए हैं mn, और इस बात को प्रूव करे कि ए की पावर m जी का जनक है। तो मान लिया कि चक्रीय ग्रुप G जिसकी कोटि n है, जनक A है, उसके लिए दो पूर्णांक m और n ऐसे हैं जिनका HCF 1 है, अर्थात वो सापेक्षिक अभाज्य है। हम सिद्ध करने जा रहे थे कि ए की पावर m भी G का जनक है। इसके लिए एक सब ग्रुप H ऐसा माना जो ए की पावर m से जनरेट हो रहा है, क्योंकि ये G का एलिमेंट है तो हर एलिमेंट किसी ना किसी ग्रुप को जनरेट करेगा, सब ग्रुप को, सॉरी। अगर कोई चक्रीय ग्रुप है तो उसका प्रत्येक एलिमेंट किसी ना किसी सब ग्रुप को अवश्य जनरेट करता है, उससे कम कोटि के या उसके बराबर कोटि का। ये बात की बात है कि वो कितने कोटि के सब ग्रुप को जनरेट करेगा। तो ए की पावर m है, वो किसी ना किसी सब ग्रुप को जनरेट करेगा। माना वो किसको जनरेट कर रहा है, h को। अब मैं ये सिद्ध कर दूं कि ये ए की पावर m जिसको जनरेट कर रहा है वो g ही है, तो इसका मतलब ये ए की पावर m h का ही नहीं, g का भी क्या है, जनक है। वो तब होगा जब h और g क्या हो जाए, बराबर। इसका मतलब g के सारे एलिमेंट h में और h के सारे g में बिलोंग करें। ये दे रखा है कि m और n कोप्राइम है तो mn बराबर 1 होगा HCF, और इसका मतलब क्या है, HCF 1 है तो इसका मतलब दो पूर्णांक ऐसे हैं ताकि mx प्लस ny बराबर क्या हो, 1। अब एक एलिमेंट a g में लिया और इसके ऊपर ऑपरेट कर दिया, इनको पावर्स के रूप में ऑपरेट किया, तो a को इस प्रकार आप लिख सकते हो। इससे आगे a का ऑर्डर n है तो a की पावर n बराबर e होगा, और ये गायब हो जाएगा, और a बराबर mx हो जाएगा, या a की पावर m की होल पावर x हो जाएगा। इसका मतलब a को ऐसा लिख सकते हैं, और ऐसा लिख पाने वाले एलिमेंट तो किस में, h में। और यहाँ से आपको क्या मिल गया कि जो a g में लिया था वो किस में बिलोंग कर गया, h में। g किसका सबसेट हो गया, h का।
उन्हें ये बात आप स्वतः ही जानते हो कि H के सारे एलिमेंट G से ही लिए गए हैं, साथ ही उपसमूह H के सभी अवयव G से हैं, अतः एस सबसेट ऑफ G। ये तो ट्रिवियल बात है कि सब ग्रुप तो G का ग्रुप का सबसेट होता ही होता है, ये तो आप पहले से ही जानते हैं। मेन चीज़ ये थी कि ग्रुप G का H का सबसेट हो गया यहाँ। ये समीकरण नंबर, इन दोनों से क्या मिला, समीकरण 1 व 2 से H इज इक्वल टू G, ये मिल गया। H इज इक्वल टू G मिल गया, इसका मतलब जो H और जो G हैं वो जनरेटेड बाई किससे हैं, a की पावर m से। ये मिल गया कि जो H a की पावर m से जनरेट हो रहा था तो G भी किससे जनरेट होगा, a की पावर m से। इसका मतलब क्या हो गया, a की पावर m भी G का जनक है। यहाँ ये थ्योरम कंप्लीट हो जाती है। एक बार तो हमने ये कहा, सिद्ध कर दिया कि a G का जनक है और a की पावर m G का जनक है, तो m और n सापेक्षिक अभाज्य हैं, और एक बार सापेक्षिक अभाज्य मानते हुए ये सिद्ध कर दिया कि a की पावर m भी G का जनक है। समझ में आ गई होगी ये बात। आज यहाँ तक ही बढ़ेंगे हम, कल अगली क्लास के अंदर इससे आगे कुछ थ्योरम्स, 2 थ्योरम्स और बची हुई है, उन्हें पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम कल अगली क्लास में।